हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीड एनी स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स अगर हम कहना चाहें दैट इज अ रेफरेंस बुक। तो किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स को हम कैसे रीड कर सकते हैं एफिशिएंटली अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसी को पता ना हो कि स्टैंडर्ड बुक या रेफरेंस बुक क्या होती है, तो ये वो बुक्स होती हैं जिसमें कि आपको सारे के सारी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली वैसे ही मिलते हैं जैसा आपको जैसा रिसर्च में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो एक आप कह सकते हो एक अच्छे ऑथर की हो सकती है जिसमें कि आप अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो, जिसके जो आर्टिकल्स हैं या फिर जिसके कंटेंट है जिसपे कि मैक्सिमम जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिपेंड करता है। इस टाइप की बुक्स को हम मेनली स्टैंडर्ड बुक्स कहते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डायरेक्टली रिसर्च से ली गई होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दिया गया हो बिना किसी प्रूफ के। हर एक चीज का वहाँ पे जिसमें भी नीड होती है उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के साथ उसके लिए रिसर्च वर्क जितने एप्लीकेबल होते हैं सारे रिसर्च वर्क वहाँ पे दिए होते हैं। तो दैट इज व्हाट अ स्टैंडर्ड बुक्स, मतलब कि आप इजीली बिलीव कर सकते हो बिकॉज स्टैंडर्ड बुक्स को दैट इज आप कह सकते हो कि पीएचडी के लैब्स में यूज किया जाता है जब भी कोई कंसेप्ट डीलिंग से रिलेटेड काम होता है, या फिर डिफरेंट साइंटिस्ट भी स्टैंडर्ड बुक को रेफर करते हैं, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन जो आपका पेपर सेट करता है सभी के सभी स्टैंडर्ड बुक को ही रेफर करके बनाते हैं। कोई भी जैसे कि स्टैंडर्ड बुक से अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड बुक को हम एक ओरिजिनल सोर्स के नाम से हम जान सकते हैं। मतलब यहीं से सोर्स को लेकर एक्स वाई जेड बुक्स बनती है। जैसे कि मान लीजिए एक्स पब्लिकेशन, वाई पब्लिकेशन, जेड पब्लिकेशन, बहुत सी छोटी मोटी सी पब्लिकेशंस आपको देखने को मिलेगी। आई मीन टू से स्टैंडर्ड बुक का ही आप कह सकते हो एक मिनी वर्जन जो है आपको देखने को मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ डिफरेंट पब्लिकेशन। नेक्स्ट आता है कि हाउ टू रीड एनी स्टैंडर्ड बुक्स। ये अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था कि किसी भी स्टैंडर्ड बुक को रीड कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, जब आपको स्टैंडर्ड बुक आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप डील करना चाहें तो आपको कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखने पड़ते हैं। पहला पॉइंट है that is more and more information for any topic, so it is important to select topic of interest for studying। कभी भी आपको स्टैंडर्ड बुक का दैट इज योर सिलेबस देख के मूव ऑन नहीं करना है, आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है। ओके जैसे कि आपको क्या पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आई एम इंटरेस्टेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो क्या आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक को उठा के शुरू से फर्स्ट पेज से पढ़ने जाओगे? आंसर इज नो। आप क्या करोगे, आप उसके पहले इंडेक्स में देखिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ मेंशन है, उसको सर्च करके उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डायरेक्टली स्विच कर जाइए। अगर आपका इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ने का तो सिर्फ आप उतनी ही चीजें वहां से पढ़ोगे। तो कभी भी अगर आप स्टैंडर्ड बुक को प्रेफर कर रहे हो ऑलवेज सेलेक्ट अ पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि टॉपिक वाइज चीजें आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर आप चैप्टर वाइज जाओगे जैसा स्टैंडर्ड बुक में लिखा है तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देगा। तो दिस इज अ फर्स्ट स्टेप, ऑलवेज गो विथ टॉपिक। ओके, टॉपिक वाइज चलना है, दैट इज जैसा टॉपिक बुक में दे रखा है वैसा नहीं, जैसे टॉपिक की आपको जरूरत है वैसे टॉपिक वाइज चलना है। और इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आपके पास अगर सिलेबस है तो आप सिलेबस को कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस को देखिए और उसको मैच कीजिए स्टैंडर्ड बुक से, उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। ओके, इनफैक्ट मैं आपको कुछ डेमो भी देकर दिखा दूंगी कि आप टॉपिक को डायरेक्टली कैसे सर्च आउट कर सकते हो। सेकेंड, समटाइम लेस इंफॉर्मेशन ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फॉर दैट सेकेंड और थर्ड बुक इज रिक्वायर्ड। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि मैम एक सब्जेक्ट के लिए क्या एक स्टैंडर्ड बुक होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन डिपेंड करता है। मान लीजिए देयर इज वन टॉपिक, वो टॉपिक जब आपने पहली बुक से पढ़ी तो वहां बहुत ही छोटा सा दे के रखा था, मतलब आपको पढ़ के लगा यार ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, उसी सब्जेक्ट की 2 से 3 और स्टैंडर्ड बुक होंगी उसमें आप खोज के देखिए। अगर उस तीनों बुक में वो कंटेंट उतना ही दिया है, मतलब उस कंटेंट के लिए या उस टॉपिक के लिए उतनी ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उससे ज्यादा नहीं है, सो एट दैट केस आप सेकेंड या थर्ड रेफरेंस बुक को प्रेफर कर सकते हो। लेकिन कभी भी रेफरेंस बुक पे मल्टीपल रेफरेंस बुक पे तब तक स्विच नहीं करना चाहिए जब तक आपको एक ही रेफरेंस बुक से सब कुछ मिल जा रहा है। अगर सब कुछ मिल जा रहा है तो आप इजीली जो है एक ही बुक को टारगेट बनाकर चल सकते हैं। मल्टीपल बुक को हम तब सेलेक्ट करते हैं जब एक बुक के कंटेंट से हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं या फिर पढ़ के लगता है कि नहीं समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम दिस टॉपिक। सो फॉर दैट रीजन हम जो है सेकेंड या थर्ड रेफरेंस बुक पे स्विच करते हैं। अदरवाइज आप एक को ही टारगेट बना के चल सकते हो अगर वो आपके मैक्सिमम टॉपिक को कवर कर ले रहा है तो। थर्ड, हाईलाइट द पॉइंट यू फाइंड इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? पॉइंट ऑफ एनी टॉपिक। ओके,
तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपको बता रखा है कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है। जैसे आप पढ़ रहे हो, लैपटॉप में पढ़ रहे हो, तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हो। अगर मोबाइल में पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने वर्ड में कन्वर्ट करके, दैट इज नोट्स फॉर्म में नोट करके रख सकते हैं आप, ठीक है। और इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनी टॉपिक। हर एक किसी भी टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है। जैसे कोई भी कहता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड आउट कर लिए, लेकिन बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या। तो मैं इस पे भी बात करूंगी कि किसी भी टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है। फोर्थ, यूज गूगल और डिक्शनरी फॉर सर्चिंग द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड। जब भी आप स्टैंडर्ड बुक प्रेफर करते हैं, हम भी करते हैं, तो ऐसा होता है कुछ कुछ बहुत ही हाई फाई वर्ड दिए होते हैं, उसका मीनिंग नहीं पता होता है। तो अगर आप उसको स्किप करके आगे निकल जाओगे तो हो ही सकता है कि आपको उस वर्ड का आप अर्थ का अनर्थ कर दो, ठीक है। जैसे क्योंकि एबिलेटेड, अब आपको इसका मीनिंग ही नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि नेगेटिव रिएक्शन की बात की गई, यहाँ पे कुछ नेगेटिव फैक्टर की बात की गई है। तो उस वर्ड को स्किप मत कीजिए। अगर कोई वर्ड आपको कहीं फंसा रहा है, जस्ट गूगल इट, गूगल करके देखिए। डिक्शनरी से भी ज्यादा इजी है, गूगल करके देख लीजिए, मीनिंग बता देगा। हिंदी, इंग्लिश, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें मीनिंग देख लीजिए और उसको फिर उस पर्टिकुलर वर्ड को दैट इज हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, या जिस भी भाषा में आप समझना चाहते हो उसे कन्वर्ट कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि वो बोला क्या गया है, उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज गो फॉर लेटेस्ट एडिशन इफ पॉसिबल, ठीक है। हमेशा आपको लेटेस्ट एडिशन को ही प्रेफर करना है, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन में क्या होता है, लेटेस्ट रिसर्च एडेड होते हैं। और अगर इन केस आप प्रीवियस एडिशन को प्रेफर कर रहे हो, और व्हाट इफ अगर पेपर बनाने वाला लेटेस्ट एडिशन को देख रहा है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम जो पेपर बनाए जाते हैं हमेशा वो लेटेस्ट एडिशन से ही होते हैं। ये इसलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज पिछले 4 बार के पेपर में ऐसा ही हो रहा है कि सबसे लेटेस्ट एडिशन की जो बुक्स होती हैं वहीं से पेपर बन रहे हैं। एंड ये भी एक रीजन हो जाता है कि यस, क्यों आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए। जब आपको पता है कि कहाँ से पेपर आना है, फिर भी आप किसी और एरिया में खुद को डाइवर्ट करोगे, तो ये तो आपका लॉस हुआ। क्योंकि आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक कितनी भी पढ़ लीजिए, अगर वहां से कुछ आना नहीं है तो क्या ही फायदा होगा उसको पढ़ के। तो इट्स बेटर कि हमेशा आप एक स्टैंडर्ड बुक को सेलेक्ट कीजिए और इन सारे टिप्स को फॉलो कीजिए, दैट इज स्टडी करने के लिए। बेनिफिट्स, इट विल क्लियर योर कंसेप्ट ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक। कभी भी आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक पढ़िए और एक स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, एक जो कॉन्फिडेंस गेन होता है ना, उसकी बात ही अलग है। एक जब आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ते हो ना, तो आप में सही गलत में फर्क करने की एक काबिलियत डेवलप हो जाती है। कोई आपसे कहे ना कि ये चीज ऐसे होती है, तो आप उसके साथ आर्ग्यू कर सकते हो कि नहीं, मैंने ये पढ़ा है, ऐसे नहीं होती है। तो आपको सही और गलत कंसेप्ट में फर्क करना सिखा देती है स्टैंडर्ड बुक। और इनफैक्ट जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैंने जितने भी लोगों से बात की, स्पेशली वो स्टूडेंट जो कि स्टैंडर्ड बुक प्रेफर करते हैं, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर मैंने उनके अंदर देखा है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हो तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गेन कर रहा होता है, बिकॉज स्टैंडर्ड बुक से ज्यादा ऊपर कोई चीज नहीं होती है। आप अगर चाहोगे ना तो स्टैंडर्ड बुक की जितने भी कंटेंट है आपको एनसीबीआई की साइट पे भी मिल जाएगा। तो एनसीबीआई पे भी वो चीजें एज इट इज दी होती हैं, उसी को पूरा कॉपी पेस्ट करके स्टैंडर्ड बुक में उतार दिया जाता है। कितनी बार तो मैंने देखा है कि पूरा का पूरा ही पैराग्राफ जो है एनसीबीआई से स्टैंडर्ड बुक में ले लिया गया है। तो वहां पे भी आपको बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगी। यानी आप जहां से भी पढ़ रहे हो वो एक ऑथेंटिक एरिया है, मतलब उससे ज्यादा बेस्ट कोई एरिया नहीं हो सकता, या उससे ज्यादा बेस्ट कोई सोर्स नहीं हो सकता। तो जब आपको पता है दिस इज अ बेस्ट सोर्स, तो आप किसी गुड सोर्स के पास क्यों जाएंगे अगर आपके पास बेस्ट है तो। क्योंकि स्टैंडर्ड बुक की सबसे बेस्ट चीज यहाँ पे यही होती है कि आपके कंसेप्ट तो क्लियर होते ही हैं, आपके बेसिक्स भी क्लियर होते हैं, साथ ही साथ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाता है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसके लिए आप मास्टर बनते जा रहे हो। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग बट वेरी नेसेसरी। आई कंप्लीटली एग्री, स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना एक बहुत अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, बट वही ये बेनिफिट जो स्टैंडर्ड बुक देता है वो किसी वो बेनिफिट कोई और कंपनसेट नहीं कर सकता, वो बेनिफिट कोई और नहीं दे सकता है। टाइम कंज्यूमिंग है, आई टोटली एग्री, इसलिए मैं कह रही हूँ टॉपिक वाइज पढ़िए, बुक वाइज नहीं पढ़िए। जैसे बुक में टॉपिक देख रखा है बिल्कुल वैसे मत पढ़िए, आप अपना टॉपिक जैसे कि सर्च कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, आप अपने सिलेबस से मैच करके पढ़िए। सब कुछ वहां पे पढ़ने के लिए किसने कहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, नोट्स मेकिंग।
आइदर ड्यूरिंग द फर्स्ट रीडिंग और ड्यूरिंग द सेकेंड रीडिंग। देखिए इसके दो तरीके होते हैं। जब भी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ेंगे आप, नोट्स मेकिंग को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक को तीसरी बार खोलो ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। क्योंकि पहली बार जब खोलोगे तो समझने के लिए खोलोगे, लेकिन दूसरी बार जब स्टैंडर्ड बुक को खोलोगे तो नोट्स बनाने के लिए। लेकिन तीसरी बार की नौबत नहीं आनी चाहिए अनटिल और अनलेस किसी चीज को क्रॉस चेक करना हो। तो आप ये मेथड अपना सकते हैं कि पहली बार सिर्फ पढ़िए और पढ़ पढ़ के जो है आप हाईलाइट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा दूंगी आप हाईलाइट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड टाइम जब आप पढ़ते हो तो उसके साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। अब नोट्स के लिए दो तरीके हैं, या तो कॉपी पेस्ट कीजिए, कॉपी पेस्ट मेथड। एक तरफ पीपीटी खोल लीजिए, वहां से पूरी लाइंस को कॉपी करके पीपीटी में पेस्ट करते जाइए, आपके नोट्स भी रेडी होते जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी नोट्स। या फिर आप हार्ड कॉपी पे कर सकते हैं, यानी रिटन फॉर्म में लिखकर। रिटन फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो एग्जैक्ट लाइन को कॉपी पेस्ट ना करके शॉर्टकट में, काफी शॉर्टकट में नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, जो आपकी हेल्प करेगा आपके एग्जाम के टाइम में। तो साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, या तो ये पहली बार रीड कीजिए, सेकेंड टाइम दोबारा से जब आप एक अच्छे से चैप्टर को पूरा का पूरा अच्छे से रीड कर लें और आपने हाईलाइट कर लिया पॉइंट की क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद देखिए कि आप उसको कैसे मोल्ड करके या कैसे उसको आप कन्वर्ट करके एक अच्छे से नोट्स में बना सकते हैं। और नोट्स में अगर बना देते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। नेक्स्ट हो जाता है कि सेकेंड रीडिंग। अब डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि कोई कोई पहले रीडिंग में ही पढ़ता भी रहता है, नोट्स भी बनाता रहता है। कोई कोई एक बार पढ़ता है, जैसे मैं पहले एक बार पूरा पढ़ लेती हूँ एक चैप्टर को, उसके बाद सेकंड टाइम नोट्स के लिए जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि हाँ ये टॉपिक मुझे पीपीटी में डालना है, तो उसका मेजर टॉपिक क्या होना चाहिए, उसको मैं और कैसे मोल्ड कर सकती हूँ। तो ये सारी टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी, आइदर एट द फर्स्ट टाइम ऑफ रीडिंग और एट द सेकंड टाइम ऑफ रीडिंग, दोनों में से कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हैं। तो अब ये मैं यहाँ पे आपसे बात करती हूँ कि किसी भी टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, ये हम कैसे पता लगाएं। तो कभी भी कोई भी टॉपिक आप पढ़े, कोई भी, जैसे बच्चे बोलते हैं ना मैम व्हाट इज द लिमिट ऑफ एनी टॉपिक, एक टॉपिक की लिमिट कितनी है कैसे पता चले। तो लिमिट वगैरह जैसा कुछ नहीं होता है, एक टॉपिक पे तो आपको एक पूरी बुक मिल जाएगी, तो लिमिटलेस होती हैं ऐसी चीजें। क्योंकि किसी भी टॉपिक पे आप रिसर्च वर्क के साथ साथ पढ़ने जाओगे ना, उसके बारे में क्या रिसर्च हुआ है, तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं होगी, वो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो बेटर होता है कि लिमिट तो पता नहीं होता, लेकिन यस वी कैन गो टू दी एक्यूरेसी पे जा सकते हैं, मतलब बोलते हैं ना लिमिट के आसपास जो है हम पहुंच सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, कोई भी टॉपिक लीजिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं दैट इज योर लिपिड राफ्ट। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड राफ्ट। अब अगर मैं कहती हूँ कि इसके बारे में आप एक प्रॉपर नोट्स बना के दिखाइए, आप क्या करोगे, पहले तो पता करोगे ये लिपिड राफ्ट है क्या, व्हाट इज दैट, व्हाट इज अ यूनिक फैक्टर इन लिपिड राफ्ट। जरूरी नहीं है इन सारे क्वेश्चन का आपको जवाब मिले, लेकिन मिल जाता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि हर एक टॉपिक में यूनिक फैक्टर हो जरूरी नहीं होता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो लिखिए, नहीं एग्जिस्ट करता है तो जस्ट स्किप द सेकंड पॉइंट। तो लिपिड ड्राफ्ट क्या है, लिपिड ड्राफ्ट की यूनिकनेस क्या है, लिपिड ड्राफ्ट कैसे काम करता है या कैसे बनता है, हाउ में दोनों चले आते हैं, व्हेन कब काम करता है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या है लिपिड ड्राफ्ट का, उसका फंक्शन क्या है, क्या उसमें कोई म्यूटेशन केसेस एग्जिस्ट करते हैं। म्यूटेशन केस हर एक टॉपिक के साथ नहीं बैठता है, म्यूटेशन केस अगर एग्जिस्ट करते हैं तो देखिए, नहीं करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि किसी चीज का एब्सेंस क्या इफेक्ट डालता है। तो जरूरी नहीं है जो 10 पॉइंट मैंने दिया है, इस 10 सारे के सारे हर एक टॉपिक के लिए आपको ये 10 पॉइंट मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम अगर 8 भी मिल जाते हैं इट्स वेल एंड गुड, मतलब कि आपका जो नोट्स है वो एकदम अच्छे ढंग से बन चुका है। फिर उसके बाद कनेक्टिविटी, क्या लिपिड ड्राफ्ट की कनेक्टिविटी किसी और XYZ फैक्टर के साथ है या नहीं है, मतलब XYZ टॉपिक के साथ, या XYZ कोई भी प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, किसी भी XYZ के साथ कनेक्टिविटी है या नहीं। अगर है तो उन कनेक्टिंग पॉइंट को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर स्पेसिफिक नेम, क्या लिपिड ड्राफ्ट को कुछ और नाम से जाना जाता है, अगर जाना जाता है तो आपको पता होना चाहिए किस नाम से जाना जाता है। लास्ट में रिलेशन, किसका रिलेशन किस किस के साथ है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं एक सेल में जिसके साथ इसका रिलेशन हो सकता है। किसी भी टॉपिक को, मैंने तो यहाँ पे लिपिड ड्राफ्ट लिया, आप कोई भी टॉपिक, एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, हर एक टॉपिक के साथ ये 10 पॉइंट आपको नोट करना है। जरूरी नहीं है 10 पॉइंट नोट हो, लेकिन किसी भी टॉपिक का जितना मेरा एक्सपीरियंस कर कहता है, यहाँ से 7 to 8 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। मतलब ये जो 10 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हैं, इसमें से कोई भी 7 पॉइंट का आंसर आपको किसी भी टॉपिक के लिए बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि हर एक टॉपिक के पास यूनिकनेस नहीं होती है, हर एक टॉपिक के पास म्यूटेशन केसेस नहीं होते हैं, हर एक टॉपिक के पास जो है स्पेसिफिक नेम नहीं होता है। लेकिन अगर होता है तो 10 के 10 पॉइंट लिखे, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है
किसी भी टॉपिक के पास 7 to 8 पॉइंट जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं उनमें से आंसर देखने को मिल जाता है। तो अगर ये सारे पॉइंट्स को अगर आप एक नोट्स में कन्वर्ट कर रहे हो, एक टॉपिक को पढ़ के उसको नोट्स में कन्वर्ट करते टाइम इन 10 ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने मार्क आउट किए हैं, अगर इनका आपको जवाब मिल जा रहा है मतलब आप एक अच्छा बेस्ट नोट्स तैयार कर रहे हो। बिकॉज यही एक जरिया होता है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यस एक बेस्ट नोट क्या होते हैं। बिकॉज बेस्ट अगर नोट्स की बात करें तो उनमें ये सारे के सारे पॉइंट कवर अप होते हैं, ठीक है। और हमेशा डायग्राम का सहारा लीजिए नोट्स लिखते टाइम, ठीक है। फ्लो चार्ट का सहारा लीजिए, कम से कम पैराग्राफ पे जाइए, ठीक है। पैराग्राफ समझने के लिए होते हैं, जब आप उसको रिटन फॉर्म में लेकर आए तो फ्लो चार्ट में लिखिए, डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखिए, ताकि कम लाइक एफर्ट्स में ज्यादा चीजें समझ में आए, ठीक है। तो इस ढंग से हमने देखा कि नोट्स बनाते वक्त बुक से क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और ये सभी चीजें बहुत आप कह सकते हो कि बहुत टाइम को ध्यान में रख के की जाती है। ये नहीं कि आप 2 महीने से एक ही यूनिट के नोट्स बनाने में लगे हो और कवर अप ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये हो गया कुछ तरीका। मैं अभी आपको एक डेमो देकर दिखाती हूँ कि आप स्टैंडर्ड बुक को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एल्बर्ट की बुक जो है वो ओपन की है एंड द नेम इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल 6th एडिशन। ओके, दिस इज द लेटेस्ट एडिशन जो कि मेरे पास है। तो आप देख सकते हैं ये बुक मैंने ओपन कर रखी है। अब सीधी सी बात है, ये मैंने PDF फॉर्म में मेरे पास है। अब मुझे इसके इंडेक्स में जाना है, ठीक है। इंडेक्स में यहाँ पे वेट, ये आ गया आपके पास, ये रह गया कंटेंट का। ओके, कंटेंट ये रहा, इंडेक्स ये रहा। अब यहाँ पे अगर आप टॉपिक देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा है दिस इज चैप्टर 1। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँ तो ओके यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो टॉपिक है जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला वाला है सेल एंड जीनोम, ठीक है। सेल केमिस्ट्री एंड बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स आपके दैट इज योर बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन हो जाता है। तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये मेरे सिलेबस का पार्ट है। साथ ही साथ प्रोटीन भी मेरे सिलेबस का पार्ट है, मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हाँ कौन सी चीजें आपके सिलेबस का पार्ट है, कौन सी चीजें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन ये तो मैं रैंडम बता रही हूँ। मान लीजिए मेरा एम है कि मैं आज जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ूंगी, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है खोजना पड़ेगा यहाँ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुझे कहाँ मिलेगा। ओके, यू कैन सी हियर दिस इज अ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक, राइट। एंड पेज नंबर 565, यानी मुझे पेज नंबर 565 पे जाना है, तब मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना चाहती हूँ तब मैं क्या करूंगी, तब मुझे डिटेल कंटेंट पे जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर और आगे मैं जाती हूँ, ये देखिए डिटेल कंटेंट आ गया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने कहा था कि 500 कुछ पेज पे था, मतलब कि हमें उतने पेज तक आगे जाना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में ये आ गया 565। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से करूं तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, मतलब हमारा इंटरेस्ट अभी यहाँ पे है। अब इसमें भी मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं सब चीजें एक एक डिटेल लिख रखा है कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। मान लीजिए मुझे यहाँ पे पढ़ना है दैट इज योर कि मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो लिपिड के साथ कैसे एसोसिएटेड रहती है, मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। ओके, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 576 पेज पे जाना पड़ेगा। यहाँ मैंने 576 पेज डाला, 576, और मैंने एंटर मार दिया और मैं पहुंच गई डायरेक्टली उस पेज पे जहाँ पे मुझे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मिल गया। और मैं आपको यही टॉपिक तो बता रही थी, देखिए मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी एसोसिएटेड विद द लिपिड बाइलेयर, ये टॉपिक पे हम पहुंच गए। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पॉइंट पढ़ना है जो मैंने आपको बताया, क्या है, कैसे काम करता है, क्या फंक्शन है, ईच एंड एवरीथिंग। और इस ढंग से एग्जाम्पल्स। ओके, यहाँ पे मैं एक और फैक्ट ऐड करना भूल गई कि यहाँ पे आपको जो है दैट इज एग्जाम्पल्स भी याद रखने। किसी भी चीज के बारे में आप पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल्स ना भूलें, ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो 11th पॉइंट, एग्जाम्पल्स आप ऐड कर सकते हैं या फिर केस स्टडी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप करके चीजों को डील कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जरूरी नहीं है जैसे मैंने कहा हमेशा आपको ये 11 पॉइंट एक टॉपिक को सेटिस्फाई करते हुए मिल ही जाए। आपको 7-8 पॉइंट भी मिल सकते हैं, 11 के 11 भी मिल सकते हैं, आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ 6 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि उस टॉपिक के बारे में कितने इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इस ढंग से हमने देख लिया कि ये काम कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर वापस से इस बुक पे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया, अब आप आगे करके देख सकते हैं कि यस यहाँ पे इतना कुछ मेंशन कर रखा है, आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आप एक एक करके पढ़ते जाइए। सबसे ज्यादा प्रेफरेबल क्या होता है कि जो डायग्राम्स दे रखे होते हैं ना, वहीं पे नीचे भी मेंशन होता है कि ये किस लिए दिया गया है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है वेरियस वे इन विच प्रोटीन एसोसिएटेड विद द लिपिड बाइलेयर, कि बहुत से तरीके हैं जिसमें कि प्रोटीन लिपिड बाइलेयर से एसोसिएटेड रह सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 8 टाइप के दैट इज योर प्रोटीन्स बता रखे हैं जो कि लिपिड बाइलेयर के साथ एसोसिएटेड है। अब मैं ये सब कुछ पढ़ूं और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सी चीजें मेंशन हो रखी हैं, मतलब इस डायग्राम के नीचे एकदम क्रिस्प फॉर्म में चीजें मेंशन कर रखी हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो ये सब कुछ पढ़ सकते हैं और मेन कंटेंट को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन कोई चीज ऐसी है जो आपने यहाँ से पढ़ी और आपके दिमाग में क्लिक कर रही है कि ये कैसे हुआ, और उसका आंसर अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, तब आप मेन कंटेंट पे आइए। ये जो जितना भी कुछ यहाँ मेंशन है ना, सब कुछ, ये जितना भी कुछ मेंशन है सबका सब मेन कंटेंट है। और ये जो रहा दैट इज जो मैंने हाईलाइट करके आपको दिखाया, दिस इज अ क्रिस्प कंटेंट। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को रेफर कर सकते हो। और मान लीजिए मेम्ब्रेन प्रोटीन का कंसेप्ट मैं यहाँ पे पढ़ी, लेकिन मुझे पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे सब कुछ पता चल गया, तब मैं क्या करूंगी, तब मेरे पास और भी बुक्स हैं, रेफरेंस बुक और भी मेरे पास है, मैं उन पे स्विच कर जाऊंगी। उन पे भी सिमिलर यही मेथड अपनाऊंगी। पहले मैं कंटेंट पे जाऊंगी, मैं डिटेल कंटेंट में सर्च करूंगी कि मुझे पढ़ना क्या है। इसलिए स्टैंडर्ड बुक को रेफर करने से पहले आपको पता होना जरूरी है कि आपको पढ़ना क्या है, आप किस लिए वो बुक को ओपन कर रहे हो। ये नहीं कि आपको कुछ भी पता नहीं हो और आपने ओपन कर दी बुक, तो पढ़ोगे क्या आप। तो पहले से डिसाइड करना जरूरी होता है कि आपको पढ़ना क्या है, एंड अकॉर्डिंगली आपको मूव ऑन करना होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आने वाले टाइम में और भी बहुत से गाइडेंस वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ, जो आप ही के क्वेश्चन के बेसिस पे मैं वो वीडियो बना रही हूँ, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। कोई भी बुक का अगर आपको नाम जानना हो कि किस सब्जेक्ट के लिए, लाइक CSI नेट लाइफ साइंस के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन कौन सी यूनिट के लिए कौन कौन सी बुक्स की जरूरत है, तो टीचिंग पाठशाला पे ही एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें मैंने मेंशन कर रखा है द डिफरेंट रेफरेंस बुक फॉर CSI नेट। तो वहां से आप बुक की लिस्ट इकट्ठा कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप पढ़ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग।